की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाठ 6 विश्व मानव अधिवास या मानव बस्ती के बारे में, और कल हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में चर्चा की थी। आज उससे आगे हम बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं पर। ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिवास पाए जाते हैं उन अधिवासों के सामने मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं होती है, उन समस्याओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। कुल 7 समस्याएं हमने लिखी है जो मुख्य रूप से किसी ग्रामीण अधिवास में हो सकती है। ये समस्याएं क्या क्या होगी, आइए इनके बारे में बात करें। सबसे पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण अधिवास जहां होंगे उस क्षेत्र में आवागमन के साधनों का अभाव रहेगा। आवागमन के साधनों का तात्पर्य यहाँ यातायात के साधनों से है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग नहीं होने की वजह से वहां आने जाने के लिए ये परिवहन के साधन नहीं चलते। वो अपने स्थानीय स्तर पर मोटरसाइकिल, टेम्पो, बैलगाड़ी, जीप आदि के माध्यम से अपनी यात्राएं या अपना आवागमन करते हैं, और उस आवागमन के लिए भी वहां व्यवस्थित रूप से सड़क मार्ग का अभाव होता है। कच्ची पगडंडी, कच्ची झीकरा रोड, इस प्रकार की वहां सड़कें होती है, इसलिए आवागमन का व्यवस्थित रूप से वहां अभाव पाया जाता है। इस वजह से ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोग बाकी दुनिया से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उनका शहरी जीवन से संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात करें, स्वच्छ पेयजल का अभाव। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी के तहत ही पेयजल आता है। पेयजल का अर्थ हुआ पीने का पानी। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी समुचित रूप से वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता। इस वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ पेयजल नहीं होने के कारण उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान के संदर्भ में हम कहें तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से दांत पीले पड़ना, घुटनों में दर्द होना, हड्डियों का अकड़ जाना, ये सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समक्ष आती है। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने के कारण हैजा, पेचिस, पेट दर्द, वॉमिटिंग, ऐसी समस्याएं भी आमतौर पर वहां होने लग जाती है। इस वजह से उन लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने के कारण यह भी एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण अधिवासियों के समक्ष पाई जाती है। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि व्यक्ति को किसी रोग के होने पर उचित समय पर उसका निदान मिल जाता है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाता है, और अगर उसका निदान उसे समय पर नहीं मिले तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ग्रामीण अधिवास वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं पाई जाती, जिस वजह से वहां ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर का आंकड़ा ज्यादा होता है। उन लोगों को अपनी बीमारियों के लिए शहर का रुख करना पड़ता है, और ऊपर हमने बात की आवागमन के साधनों का वहां अभाव पाया जाता है। इस स्थिति में वो लोग शहर भी समय पर नहीं पहुंच पाते। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार गर्भवती माताएं जो अपने बच्चे का जन्म दे रही है, यानी प्रसूता काल में उनकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण। तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव ग्रामीण अधिवास वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नंबर 4 बात करें विद्युत आपूर्ति का अभाव। आजादी के बाद भारत देश में विकास कार्य बहुत सारे हुए। अभी कुछ 2-4 महीनों पहले हमने अखबार में पढ़ा कि अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां विद्युत की आपूर्ति प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। आप और हम जहां रहते हैं वहां भी हम देखते हैं बिजली की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था एकदम उपयुक्त हमारे लिए नहीं हो पाती। बार बार बिजली का कटना, विद्युत का भार कम या ज्यादा होना, ये ऐसी समस्याएं हमारे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इन समस्याओं को
ग्रामीण अधिवास वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा महसूस किया जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो बहुत देर बाद में रुक रुक कर बार बार कटौती होकर होती है। इससे सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह आती है कि वो लोग प्राथमिक कार्यों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात कृषि कार्य उनका महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है, और जब विद्युत की आपूर्ति नहीं होगी तो फसलों को सिंचाई करने के लिए उन्हें विद्युत नहीं मिलने के कारण उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो समस्याओं की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि विद्युत आपूर्ति का अभाव भी ग्रामीण अधिवासों में पाया जाता है। नंबर 5 है रोजगार के अवसरों का अभाव। एक शहर में रोजगार के जितने अवसर होते हैं उतने अवसर किसी ग्रामीण अधिवास वाले क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इस वजह से वहां के लोगों को रोजगार के साधन अच्छे नहीं मिल पाते, और रोजगार के साधन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक आय में या उनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे उनका जीवन स्तर निखरता नहीं है। देखिए, रोजगार के अवसर नहीं मिलना यानी वहां बेरोजगारी होना। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार की मुख्य रूप से बेरोजगारी पाई जाती है। हम छोटे अर्थ में इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ये कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पूर्ण बेरोजगारी, नंबर 2 छिपी बेरोजगारी, नंबर 3 मौसमी बेरोजगारी। देखिए, पूर्ण बेरोजगारी वो होगी पूरे वर्ष भर किसी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिला है, वो व्यक्ति पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। पूरे वर्ष भर उसे आर्थिक क्रिया करने के लिए किसी भी रोजगार की उपलब्धता नहीं होना, यह पूर्ण बेरोजगारी की दशा है। नंबर 2 छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी शब्द से समझ सकते हैं छिपी हुई। मान लीजिए एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति एक दुकान चलाता है, उस दुकान पर एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो उस सारे काम को, दुकान से संबंधित समस्त कार्यों को संपादित कर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति का भाई, उस व्यक्ति का बेटा, उस व्यक्ति का छोटा बेटा, ये 2, 4, 5 मेंबर भी उस दुकान पर ही लगातार बैठते हैं, दुकान की गतिविधियों को संपादित करते हैं। जहां एक व्यक्ति उस पूरे काम को कर सकता है, उस स्थान पर 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति लगे हुए हैं। ये छिपी हुई बेरोजगारी है। रोजगार केवल एक व्यक्ति के पास है, बाकी जो 3-4 लोग लगे हुए हैं वो छिपी बेरोजगारी का उदाहरण है। यानी जितनी आवश्यकता वहां लोगों की है उससे ज्यादा लोग वहां काम करते हैं, तो वो जितने भी ज्यादा लोग होंगे वो सभी छिपी बेरोजगारी के अर्थ के संदर्भ में पढ़े जाएंगे। और तीसरा आता है मौसमी बेरोजगारी, एक मौसम विशेष में बेरोजगार। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः लोग कृषि कार्य करते हैं। जो लोग गेहूं की फसल उगाते हैं, तो जब बाजरे की फसल उगाने का समय आएगा वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, या बाजरे की फसल उगाने का काम करते हैं तो गेहूं की फसल उगाने के समय पानी की कमी के कारण वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक मौसम विशेष में उनको रोजगार मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाट ठेला लगाता है जिस पर वो मूंगफलियां बेचता है, या यूं कहें गर्मियों में वो आइसक्रीम बेचता है, तो गर्मियों में उसका आइसक्रीम का काम अच्छा चल जाएगा, लेकिन सर्दियों में वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। ये कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी के कारण वहां रोजगार के अवसरों का अभाव जो है, उस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। नंबर 6 की बात करें, सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीक, आधुनिक तकनीक जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो सूचना तंत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता। आप लोग भी सामान्यतः अपने जीवन में महसूस करते होंगे, आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल में जो शहर में इंटरनेट की स्पीड आपको मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में वो स्पीड हमें कई बार नहीं मिल पाती। यानी वहां सूचना तकनीक का अभाव है। हमारे यहाँ शहरों में दूरभाष सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाती है, आधुनिक मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन दूरभाष सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। आज भी कई ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जहां फोन की सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं हैं
उनका आदान प्रदान प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ये भी ग्रामीण अधिवासियों की एक बड़ी समस्या है। और अंतिम बात करें तो उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का अभाव। गांव में रहने वाले लोगों के पास आगे की पढ़ाई करने का विकल्प नहीं होता है। मान लीजिए किसी गांव में 8वीं कक्षा तक का स्कूल है, तो 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वहां के बच्चों को 9th टू आगे पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए किसी शहर का रुख करना पड़ेगा। कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उस शिक्षा के लिए शहरों में भेजते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को शहर में भेजना उचित नहीं समझते हैं। इसी वजह से भारत में लड़कियों के नहीं पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है। वहां लोग 8वीं क्लास पढ़ने के बाद शहर में अपनी बालिका को, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। इस वजह से वह बालिका भले ही वो होशियार है, लेकिन उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। या यूं कहें कि उस गांव में स्कूल 12वीं तक है, लेकिन आर्ट्स है, साइंस नहीं है या कॉमर्स नहीं है, तो सारी फैकल्टीज की सुविधा वहां नहीं मिल पाती। या 12th करने के बाद कॉलेज जैसी सुविधा या यूं कहें तकनीकी शिक्षा संस्थान, ये सारी सुविधाएं वहां नहीं मिल पाती। इसलिए उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का अभाव भी ग्रामीण अधिवासियों की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। तो ग्रामीण अधिवासियों की इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करने के बाद आइए हम बात करें इसी पार्ट में हमारा अगला टॉपिक नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। हालांकि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अभी तक ग्रामीण बस्तियों की बात की, अब बात करें कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। देखिए, प्रत्येक देश में नगरीय वर्गीकरण का आधार अलग अलग है। किस क्षेत्र को नगर कहा जाएगा, किस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा, इसे मापने का आधार प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। ये कौन कौन से आधार होते हैं, इन आधारों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 आधार होगा जनसंख्या का आधार। जनसंख्या का आधार अर्थात किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर उस क्षेत्र को यह तय किया जाता है कि वह क्षेत्र ग्रामीण है या वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है। यानी वहां की जनसंख्या के आधार पर उसे नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। इसमें हर देश के अपने अलग अलग आंकड़े हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र माना जाएगा, तो हम कह सकते हैं भारत में जिस क्षेत्र में 5000 जनसंख्या हो, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 हो, साथ ही साथ उसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। यानी 5000 तो वहां की जनसंख्या हो और साथ ही साथ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहां रहते हो, उस क्षेत्र को भारत में नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। और इससे कम आंकड़ा होगा तो उस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। यानी भारत में नगर और ग्रामीण क्षेत्र का बंटवारा करने का आधार जनसंख्या के आधार पर पढ़े तो 5000 जनसंख्या और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। इस आधार पर किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हो सकती है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना यानी वहां रहने वाले लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के आधार पर ही
वहां के लोगों की या उस क्षेत्र की नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में गिनती की जाती है। तो व्यवसायिक संरचना के अकॉर्डिंग अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिस क्षेत्र में 75% से अधिक लोग 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होंगे, गैर कृषि कार्य में संलग्न होंगे, उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। गैर कृषि कार्य वो कार्य या वो व्यवसाय जो द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के और पंचम श्रेणी के व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। यानी कृषि करना, पशुपालन करना, भोजन संग्रहण करना, आखेट करना, इनके अलावा जितने भी कार्य हैं वो कार्य 75% से अधिक जनसंख्या करती हो तो उस क्षेत्र को व्यावसायिक संरचना के आधार पर भारत में नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो नंबर 3 होगा प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना, देखिए प्रशासन वहां का कैसा है, उस स्थान पर जो प्रशासन है यानी उस क्षेत्र का शासन चलाने वाला जो प्रशासन है उसकी स्थिति कैसी है, इस आधार पर भी किसी क्षेत्र को नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में बांटा जाता है। तो हम अगर भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं भारत में जिस क्षेत्र में नगर पालिका, छावनी बोर्ड ये व्यवस्थाएं होगी, यानी किसी स्थान का प्रशासन नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाएगा या छावनी बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाएगा, उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र की गिनती में लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं नगर पालिका, छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड जहां सेना की टुकड़ी रहती है और वहां के प्रशासन में सेना की भूमिका रहती है, छावनी बोर्ड द्वारा। तो नगरपालिका और छावनी बोर्ड द्वारा जहां का प्रशासन संचालित किया जाएगा वो क्षेत्र भारत में नगरीय क्षेत्र की गिनती में आएगा। अब नंबर 4 बात करें अंतिम, तो आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाएं यानी कुछ ऐसी दशाएं होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जो किसी क्षेत्र में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। उस परिस्थिति के आधार पर भी उस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र माना जाता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है, जैसे अवकाश की सुविधा। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के दौरान अवकाश की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती, क्या वो लगातार काम करते जाते हैं या उनको बीच में रिलैक्स होने के लिए अवकाश मिलता है। पर्यटन की सुविधा, वो पूरे 365 दिन अपने परिवार के साथ, वो हमारी मारवाड़ी में कहावत उठ बंदा और वही धंधा, उसी रूटीन में लगा हुआ है, या उसको पर्यटन करने की सुविधा भी है, या वो अपने घर परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अपने काम धंधे को छोड़कर अपने घर परिवार के साथ एंजॉय कर पाता है। ये सारी सुविधाएं किसी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से हटकर नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में लाती है। तो यहाँ नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में हम भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि जिस स्थान की जनसंख्या 5000 हो, जहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और जहां के 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है या नगरीय क्षेत्र समझा जाता है। देखिए आइए इससे आगे बात करें, तो इससे अगला टॉपिक हमारा होता है नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों के प्रकार, और इस प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नगरीय अधिवास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नगर होता है, नंबर 2 महानगर होता है, नंबर 3 सन्नगर होता है, और नंबर 4 वृहद नगर होता है।
इन चारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, तो हम यहाँ वापस आगे बात नहीं करेंगे। बस यहाँ ये समझें कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और इस आधार पर नगरीय अधिवासों के 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार के नोट्स हमने पिछले वीडियो में तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, आज हमने ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं के बारे में पढ़ा है, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है इनके बारे में चर्चा की है। आप अपनी कॉपी में इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं का एक निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने 7 पॉइंट लिखे हैं, इन 7 पॉइंट्स का आप विस्तार करेंगे। मैंने इन पॉइंट्स का विस्तार जिस प्रकार किया, आप उसको समझकर अपनी लैंग्वेज में इन पॉइंट्स का विस्तार करते हुए अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।